हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सीरीज। तो बेसिकली क्या करेंगे हम यहाँ पे, चूंकि देखिए आपका है यूपी मतलब यूपीएससी सीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। सो बेसिकली हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री होगा, ध्यान सुनो इस चीज को, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेक्लिनेशन ऑफ मुगल्स। बेसिकली हम मॉडर्न हिस्ट्री को नॉर्मली समझते हैं कि अंग्रेज जब आए या मतलब नए जो साम्राज्य आ रहे थे, छोटे छोटे साम्राज्य, छोटे छोटे जो राज्य आ रहे थे, तो इनके बाद का टाइम है। बट मैं इसको समझाऊंगा फ्रॉम डेक्लिनेशन ऑफ मुगल्स, कि मुगल्स का डेक्लिनेशन कहां से स्टार्ट हुआ। बिकॉज मुगल के डेक्लिनेशन के बाद ही छोटे छोटे जैसे मराठा साम्राज्य हो गए, या फिर आपका अवध हो गया, या फिर आपका ये बंगाल हो गया, या फिर आपका भरतपुर हो गया जहां पे जाटों का साम्राज्य था। तो ये चीजें जो है ना वो धीरे धीरे आने शुरू हुई थी। ठीक है, तो मैं बात करूंगा बेसिकली वहीं से कि विल स्टार्ट राइट फ्रॉम देयर कि डेक्लिनेशन ऑफ मुगल कैसे स्टार्ट हुआ आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब के स्टार्ट होने के बाद कैसे कैसे छोटे छोटे साम्राज्य, जो मराठा साम्राज्य था, मैसूर का साम्राज्य था, या फिर दक्कन में जो त्रावणकोर का साम्राज्य था, ये सारी चीजें कैसे मतलब कैसे आई और मुगल साम्राज्य कैसे डिक्लाइन हुआ। तो डिक्लाइन होने के बाद अंग्रेज कैसे आए, मतलब बेसिकली यूरोपियंस जो थे वो कैसे आए, यूरोपियंस इन्वेडर जो थे वो कैसे आए। उसके बाद फिर हमारा ये कैसे शुरू हुआ, क्या बोलते हैं इसको, कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ वो क्या हुआ। तो क्योंकि देखिए जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसका एक मेजर पार्ट था फ्रॉम 1915 टू 1948 47, राइट, जहां पे हमारा गांधीयन एरा था। तो जो पहला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो गांधीयन एरा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गांधीयन एरा जो है इससे हमेशा ही गांधी का जो टॉपिक है इससे हमेशा ही क्वेश्चन भर भर के आए हैं यूपीएससी में। सो 2 या 3 क्वेश्चन जो हर बार प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं कि गांधी का फ्रीडम स्ट्रगल में मतलब क्या क्या था, क्या क्या चीजें सिग्निफिकेंट थी। तो इन चीजों को हम एक एक करके यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप नीचे ये रेफरल कोड यूज कर सकते हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बट मैं अभी फिलहाल आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ। अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी तो भी आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पे बहुत सारे अच्छे एजुकेटर, वेल क्वालिफाइड एजुकेटर जैसे मृणाल सर हो गए, या फिर सिड सर हो गया, सिड अरोड़ा सर, तो सिद्धार्थ अरोड़ा सर, तो दूसरे सर बाकी रोमन सैनी सर खुद ही पढ़ा रहे हैं। तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो, उनकी लाइव क्लासेस जो उनको आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन गांधीयन एरा। सो गांधीयन एरा का ये फर्स्ट पार्ट होगा, फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जैसे भी होगा वहां तक जाएंगे। ठीक है, तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम गांधीज इमर्जेंस इन साउथ अफ्रीका। गांधी का जो स्टार्ट था साउथ अफ्रीका में, वहां से हम जाएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो या सो लेट अस स्टार्ट। ठीक, ओके फाइन। So hello everyone, my name is Amit Ranjan. I'm a research scholar from IIT Bombay. So चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए तो दिस चैप्टर, ये जो आपका टॉपिक होगा द एरा ऑफ गांधी। अब बोलोगे सर ये एरा ऑफ गांधी यहाँ पे क्यों आ गया, क्या हुआ, क्या जरूरत पड़ी, क्या है। तो बेसिकली देखो, जब कभी भी आप मतलब प्री के पेपर्स देख लो या मेंस के पेपर देख लो, ये एक ऐसा टाइम है, ये मतलब ये जो आपको दिख रहा है द एरा ऑफ गांधी, ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे मतलब जिस से रिलेटेड, मतलब चूंकि गांधी से बेसिकली जो इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री जो आप देखते हो, सो मॉडर्न हिस्ट्री में है क्या, जो मैक्सिमम पार्ट जो है मतलब अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, सो फ्रीडम स्ट्रगल का, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा गांधी जी ने लीड किया था। सो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1915। सो 1915 से लेकर 1948 तक, मतलब टिल इंडिपेंडेंस, गांधी जी वाज वेरी एक्टिव इन इंडियन मतलब फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, सो इसीलिए ये ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल, जिस किसी भी साल की बात करो आप, हर आपको एक ना एक क्वेश्चन जो वो डेफिनेटली इस टॉपिक से दिखेगा। ठीक है, चाहे प्री की बात कर लो चाहे मेंस की बात कर लो। सो हम उन्हीं चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये एरा ऑफ गांधी जो है इसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या चीजें नहीं हुई थी, किन चीजों की जरूरत थी, किन चीजों की जरूरत नहीं थी, गांधी जी ने क्या किया, कैसे किया, और कैसे गांधी जी कभी पीक पे गए, कभी एपेक्स पे गए, कभी फिर नीचे आ गए, फिर वो एपेक्स पे गए। तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज मी, माय नेम इज अमित रंजन, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस, जहां पे मेरे 1800 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और 2 मिलियन से ज्यादा वॉच टाइम है मेरा अनअकैडमी पे। तो आप मेरे को अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द रेफरल कोड लाइव AMIT10। ठीक है, ये रेफरल कोड यूज करके आप मेरे को अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। बट याद रखना, मैं अनअकैडमी पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री नहीं। ध्यान रखना, अनअकैडमी पे मैं जो पढ़ाता हूँ दैट इज फिजिक्स, नॉट हिस्ट्री। ओके फाइन, सो लेट अस स्टार्ट।
ठीक है। सो बात करते हैं सबसे पहले गांधी जी की। तो गांधी जी आपको पता है 1869 में उनका मतलब वो पैदा हुए थे, उसके बाद फिर उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी थी। सो ये चीजें ठीक है, चलो कि गांधी जी वाज अ बैरिस्टर और एडवोकेट और जो कुछ भी आप समझते हो। तो देखो गुजरात के एक मतलब देयर वाज अ मर्चेंट ऑफ गुजरात, ठीक है, एक मर्चेंट थे गुजरात के, इनका एक केस था, ठीक है, हिज नेम वाज दद्दू अब्दुल्ला, ठीक है, दद्दू अब्दुल्ला, मैंने स्मॉल में लिख दिया, सो दद्दू अब्दुल्ला। सो बेसिकली इनका एक केस लड़ने के लिए गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि गांधी जी जो है दद्दू अब्दुल्ला, इसका केस लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे, फाइन, ठीक है, साउथ अफ्रीका गए। अब साउथ अफ्रीका में हुआ क्या, वहां पे जैसे ही गए उनको एक अजीब सी चीज देखने को मिली, द रेसिज्म। रेसिज्म था क्या कि उनके पास क्या था, फर्स्ट क्लास के टिकट थे, ठीक है, ये स्टोरी गांधी जी ने बहुत बार शेयर करी है, मतलब लिखा भी है माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ में, तो वो आप पढ़ सकते, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में। तो वहां पे था क्या कि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, बस उसके बाद भी जो अंग्रेज थे, मतलब एक्चुअली क्या था कि फर्स्ट क्लास जो था वो रिजर्व था अंग्रेजों के लिए, बट इनके क्लास का टिकट होने के बाद भी इनको वहां से निकाल के फेंक दिया गया, फर्स्ट क्लास से उनको फेंक दिया गया, ठीक है। फिर वो गया सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास से भी उनको फेंक दिया गया, फिर वो गया थर्ड क्लास में, थर्ड क्लास में भी उनको वहां पे ट्रेवल करने नहीं दिया गया, ठीक है। सो अल्टीमेटली आपको यकीन नहीं होगा कि गांधी जी उस टाइम पे, मतलब गांधी जो फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बाद, मतलब फर्स्ट क्लास की टिकट कोई बंदा कैरी कर रहा है और उसके बाद वो बंदा जो वो ट्रेवल कर रहा है कहां पे, जो जहां पे ड्राइवर बैठता है, जहां पे मतलब फ्यूल होता है वो इनलेट होता है ट्रेन के अंदर, इंजन के अंदर, तो गांधी जी वहां पे बैठ के उन्होंने वो पूरी ट्रेवल, वो जर्नी जो उन्होंने स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो ये उनकी थी इनिशियल जर्नी, तो इस चीज को उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया। और क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो देखिए, सो बेसिकली जो चीजें यहां पे आई थी कि गांधी जी का जो सत्याग्रह था, सो दैट बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम देयर, गांधी जी का सत्याग्रह वो वहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कौन कौन से चार मेजर इश्यूज थे जो वहां पे जो इंडियंस थे उनको वहां पे देखना पड़ता था। सो फर्स्ट वन वाज पोल टैक्स, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद ट्रांसवर्ल एशियाटिक ऑर्डिनेंस, उसके बाद मैरिज एक्ट। ये चार चीजें थी, ठीक है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इनके बारे में मैं भी ज्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं, बट ये थोड़ा याद रखना कि ये किन चीजों से रिलेटेड था। जो माइग्रेटेड लोग थे, मतलब जो एशियन रीजन से, मतलब यहां से चाइनीज हो गए, इंडियंस हो गए, जो साउथ अफ्रीका गए थे वहां पे वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, तो ऐसा होता था कि उनको एक सर्टेन टाइम के लिए सर्टिफिकेट जो था वो प्रोवाइड किया जाता कि इतने से इतने टाइम के लिए आप यहाँ पे रहोगे, अगर इससे ज्यादा टाइम आप रहते हो, अगर ऐसा कुछ होता तो इन केस में आपको पोल टैक्स देना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीजें थी जो वहां पे ऐसा था कि मतलब गांधी जी इन पे, मतलब इनके अगेंस्ट सत्याग्रह स्टार्ट करना चाहते थे कि ठीक है, मतलब हम कर सकते हैं ऐसा। तो उसी टाइम पे गांधी जी से जो मिले, गांधी जी से एक बहुत फेमस जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। सो गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी की मुलाकात हुई, ठीक है, मिल गए वो। अब गोपाल कृष्ण गोखले वही आदमी है जिनको गांधी जी का गुरु भी कहा जाता है, ध्यान से रखना इसको। गोपाल कृष्ण गोखले वही इंसान है जिनको गांधी जी का गुरु भी बोला जाता है। अच्छा, अब देखो होता क्या कि जब कभी भी आप किसी सत्याग्रह को, जब कोई आप मूवमेंट स्टार्ट करो, सो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है कि आपके पीछे लोग कितने खड़े, मतलब आप कितने लोगों को लीड कर रहे हो, समझ रहे हो। अब लीड करना था उनको, तो देखो ऐसा होता कि जब कभी भी आपको लीड करना है तो ध्यान रखना आपको ऐसे मेजर इश्यूज उठाने पड़ते हैं जिसको, जिसके मतलब जिसके बेस पे आप ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई सा भी इशू उठा लो और जाके वहां पे धरने पे बैठ जाओ, लोग अगर आपके पीछे नहीं रहेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली था क्या, हाँ, और ये जो मैरिज एक्ट है ये थोड़ा सा अलग था। मैरिज एक्ट क्या कहता था उस टाइम पे कि जो भी लोग, जो भी इंडियंस या जो लोग वहां पे हैं, अगर वो क्रिश्चियन तरीके से, मतलब क्रिश्चियन रिचुअल से अगर उनकी शादी नहीं हुई, अगर उनका मैरिज नहीं हुआ, तो उनका जो मैरिज होता था वो इलीगल कंसिडर किया जाता था, ठीक है। तो बस ये कुछ प्रॉब्लम्स थे गांधी जी, मतलब जिनको गांधी जी देखते थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ये दो तीन इश्यूज थे, देखो ऐसा था कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब ज्यादा लोग इस पे नहीं होते थे अट्रैक्ट कि चलो छोड़ दो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है, रजिस्ट्रेशन तो कराना, चलो छोड़ दो इससे, ये हो गया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस, इसमें ऐसा था कि लोग आते थे, मास था, इसके पीछे भी इतने ज्यादा लोग नहीं थे, बट हाँ बाद में ऐसा हुआ कि इनके अगेंस्ट भी गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। बट अल्टीमेटली देयर वर टू थिंग्स, एक तो आपका पोल टैक्स हो गया और दूसरा जो हो गया ये एशियाटिक ऑर्डिनेंस हो गया। तो इन दो के अगेंस्ट गांधी ने वहां पे सत्याग्रह स्टार्ट किया और उसमें बहुत सब में कुछ हद तक गांधी जी सक्सेसफुल भी रहे थे, ध्यान रखना इस चीज का, कुछ हद तक गांधी जी सक्सेसफुल भी रहे थे। तो ये जो एक्सपीरियंस था गांधी जी का, यही अल्टीमेटली काम आया उनको इंडिया में।
अब ये सारी चीजें देखते हुए अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका में तो गांधी जी फेमस हो गए, मतलब लोग जानने लगे, अंग्रेज जानने लगे, बिकॉज अंग्रेजों की कॉलोनी वो भी थी। तो अब क्या हुआ कि वहां के जो अंग्रेज थे उस टाइम पे गांधी जी को बुलाते गैंडी, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अच्छा अब क्या था, अब गांधी जी 1915 में आते हैं इंडिया, ठीक है, गांधी जी आ गए इंडिया में। तो यही गांधी जी का एक्सपीरियंस था, ये कहां कहां पे काम आया, ये चीजें मैं एक बार बता देता हूं, तो बस रीड करता हूं कि पॉलिटिकल आइडियाज एंड स्ट्रेटेजी, बिकॉज ही वाज अ बैरिस्टर, तो अल्टीमेटली मतलब एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस जरूरी होता है, जो कि गांधी जी को साउथ अफ्रीका में। उसके बाद पॉपुलैरिटी विद इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड कांग्रेस, अंग्रेज जानने लगे। फ्रीडम स्ट्रगल जो है इस यहाँ पे मतलब गांधी जी की अच्छी जान पहचान होने लगे, कांग्रेस में अच्छी जान पहचान होने लगे। तो अब क्या था, अब वहां से वापस आते 1915 में गांधी जी वापस आए, और 19 ये जो अहमदाबाद में इन्होंने 1915 में मतलब आने के थोड़े टाइम बाद ही इन्होंने एक नया आश्रम, मतलब एक आश्रम जो वो शुरू किया, एंड दैट वाज कोचराब आश्रम। कोचराब आश्रम, ध्यान रखना, दिस आश्रम वाज नियर अहमदाबाद। इसको गांधी जी ने शुरू किया। अब आप पूछोगे सर ये साबरमती आश्रम भी था, यस साबरमती आश्रम भी था, बट दिस वाज द फर्स्ट आश्रम दैट वाज फाउंडेड बाय गांधी जी, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके प्री में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये तो चीजें होगी, चलो समझ आ गया कि हाँ गांधी जी ने क्या किया, आश्रम बनाया, बट आश्रम की नीड क्यों थी? तो बेसिकली देखो आश्रम की नीड क्या होती है, आश्रम की नीड थी गांधी जी को लोगों से इंटरेक्ट करना था, मतलब अलग अलग तरह के लोग आते हैं, बातें होती कि कहां पे क्या क्या समस्याएं चल रही है, क्या क्या समस्याएं नहीं चल रही है, तो इस टाइप की चीजें थी। अच्छा तो ये तो चलो हो गया, चलो कोचराब आश्रम यहाँ पे गांधी जी ने स्टैब्लिश कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, गांधी जी को इन्विटेशन आने लगे कि गांधी जी आप यहाँ पे आइए। तो बात है 1916 की, जब बीएचयू का फाउंडिंग स्टोन जो है किसने वो किया था, बीएचयू का फाउंडिंग स्टोन किसने रखा था, सो दैट वाज पंडित मदन मोहन मालवीय, नाम याद रखना, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको 2016 में मदन मोहन मालवीय, याद रखना मदन मोहन मालवीय। सो उनको इनको एक्चुअली 2016 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ही इनको भारत रत्न जो वो भी दिया गया था, ठीक है। सो इन फरवरी 16 में गांधी जी को बुलाया गया था, बीएचयू के फाउंडिंग स्टोन जब रखा जा रहा था, तो वहां पे मतलब अधिवेशन नहीं समझते इसको, मतलब वहां पे टॉक के लिए, ठीक है, गांधी जी थे वहां पे, एनिवेशन थी, और वहां के दूसरे लोग भी थे। तो इनिशियली क्या होता, गांधी जी का रवैया कैसा था टुवर्ड्स द इंग्लैंड, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उनका ऐसा था कि वो काफी उग्र थे कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जिनको अंग्रेज जो ये एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेबर्स की कंडीशन की बात हुई थी, बट लेबर्स की कंडीशन की बात वहां पे मेजरली नहीं हुई थी, मतलब थोड़ी बहुत हुई थी मेजर्स और फार्मर्स के बारे में, लेबरर्स और फार्मर्स की जो कंडीशंस हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बात हुई थी, बट अल्टीमेटली ये था। हाँ लेकिन इस चीज में ध्यान देना, यहाँ पे कभी कभी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या ये जो मतलब यहाँ पे जो टॉक हुआ था गांधी जी का, तो क्या यहाँ पे एजुकेशन को लेकर कोई बात हुई? तो नो, उस टाइम का ध्यान रखना, एजुकेशन को लेकर गांधी जी ने यहाँ पे बहुत कुछ बोला नहीं था। तो पता है क्या था, इसकी खास बात है, आप इसको रीड करना कभी, आपको मिल जाएगा, बट मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको। ऐसा था कि गांधी जी ने जब बोलना स्टार्ट किया, सो ही वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलना शुरू कर चुके थे, बोल रहे थे। तो ऐसा था, उनके सामने इनिवेशन थी जो कि जिन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, आप मतलब छोड़ दिए, ऐसे मत बोलिए। बट ऐसा था कि गांधी जी कंटिन्यूअसली बोले जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो इन चीजों का अपोज कर रहे थे कि गांधी जी क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको, तो ऐसा कर रहे थे। बट अल्टीमेटली ऐसा था कि काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने गांधी जी को सपोर्ट भी किया था, और ऐसा होता काफी सही अपलॉड मिला था उनको यहां से। सो दिस वाज गांधी जी इन बीएचयू, जो कि 1916 में था, और ध्यान रखना इससे क्वेश्चन आता है, हर बार ही पूछा जाता है। उसके बाद अब गांधी जी का इंडिया में अब एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला कहां पे हुआ, तो 1916 इन चंपारण, जो चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह था क्या? सो बेसिकली दिस वाज रिलेटेड टू इंडिगो एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडिगो कल्टीवेशन। सो इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था क्या उस टाइम पे इसने अंग्रेजों ने जो रूल बनाया होता, इसको बोलते हैं तीन गठिया सिस्टम था। तो 3/10 सिस्टम मतलब होता क्या था, इट वाज नेसेसरी क्या थी कि जो इंडियंस फार्मर्स हैं, उनका जो भी लैंड है उसका मतलब अगर 10th लैंड का जो 3% मतलब 30% लैंड में उनको इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। इंडिगो की खेती का मतलब, इंडिगो की खेती, आप बोलोगे सर इंडिगो की खेती से घाटा क्या होता था? तो बेसिकली होता क्या था कि जो इंडिगो, याद रखना ये इंडिगो जो था ये नेचुरली मतलब ये खेती होती थी इसकी, बट बाद में जर्मनी में एक जर्मन सिंथेटिक इंडिगो जो है उसकी बाद में डिस्कवरी होगी, तो ये जो है अल्टीमेटली धीरे धीरे मतलब क्या कह सकते हो कि इंडिगो का कल्टीवेशन जो इंडिया में बंद हो गया था।
ठीक है। तो देखो अब इंडिगो कल्टीवेशन में था क्या, यहां पे ऐसा होता था कि इनको 3/4 पे हमेशा देना पड़ता था और उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। तो ऐसा होता था कि इसके अगेंस्ट राजकुमार शुक्ला नाम से एक बहुत फेमस, तो दिस वाज फिनगटिया प्रथा। तो राजकुमार शुक्ला के नाम से एक फेमस, मतलब फेमस नहीं, बेसिकली ही वाज एन इंडिगो कल्टीवेटर। तो वो जो इंडिगो कल्टीवेटर थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया चंपारण में, चंपारण दैट इज इन बिहार नियर नेपाल बॉर्डर, ठीक है, मैप में कभी इसको देख लेना। सो ये वहां का, अब क्या हुआ, गांधी जी वहां पे, तो गांधी जी वहां पे आके फेमस पर्सन, ये कुछ लोग हैं जिनको इमेज से मैं अभी तो नहीं बता सकता, बट या तो वहां पे, यहाँ पे ये जो मिले गांधी जी मिले थे राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद से जो गांधी जी की मुलाकात हुई थी वो यहीं पे हुए थे, और 2-4 लोग थे, ठीक है, बट उनका नाम मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अभी। देयर वाज सम सिन्हा आल्सो, राजकुमार सिन्हा और समथिंग। सो बट राजकुमार शुक्ला के बुलाने पे गांधी जी आए थे और यहाँ पे गांधी जी की मुलाकात हुई राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है, ये ठीक हो गया। तो यहां पे गांधी जी ने फिर सत्याग्रह स्टार्ट किया जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से बुलाया जाता है। और इसके मतलब ऐसा था कि जब गांधी जी कोर्ट रूम में गए थे तो कोर्ट में उनके पीछे लगभग 1.5 से 2,000 लोग जो थे उनके पीछे पीछे थे, मतलब एक होता ना कि मास मूवमेंट जो था वो यहां पे शुरू हो गया था। बट ध्यान रखना यहां पे कोई हंगर स्ट्राइक नहीं हुआ था, ठीक है, यहां पे दिस वाज जस्ट अ सत्याग्रह, ठीक है। अब पूछोगे सर एक बार मैं सत्याग्रह को इलाबोरेट करता हूं, ठीक है। देखो सत्याग्रह था क्या, गांधी जी की आइडियोलॉजी जो थी वो थी क्या, गांधी जी क्या थे कि उनका ऐसा था कि हम एक एक्सटेंट तक जाएंगे, ठीक है, एक लिमिट तक जाएंगे, एक थ्रेशोल्ड तक जाएंगे, हमें कोई परेशान करता करने दो, हम अहिंसा पे अडिग रहेंगे। हमारा मेन एम क्या होगा कि मतलब उस थ्रेशोल्ड पे जाके, मतलब ऐसा होगा कि हम कोशिश करेंगे कि जो सामने वाला है उसका हृदय परिवर्तन करें, ठीक है। मुन्ना भाई जो लगे रहो मुन्ना भाई, इस मूवी में आपने ये चीज देखी भी होगी। तो अल्टीमेटली था क्या कि उनका मेन एम था कि हम आपका हृदय परिवर्तन करेंगे, नहीं कर तो हम रुके रहेंगे, हम रुके रहेंगे, कोई हिंसा कुछ भी कहीं पे नहीं होनी। तो बेसिकली आप देखोगे भी कि इनके बाद जो हिंसा जब आना स्टार्ट हुआ था तो गांधी जी ने कैसे बड़े बड़े मूवमेंट जो अपने पीक पे थे गांधी जी ने उसको चुटकियों में खत्म करवा दिया था कि नहीं हमें ये मूवमेंट नहीं करनी। तो बस ये था, तो ऐसा था कि यही चीजें यहाँ पे हर जगह होगी, ठीक है। तो सत्याग्रह भी जो था वो यही था कि गांधी जी ने बोला कि कुछ भी कर ले, वो सामने से हमें मारे पीटे कुछ भी करे, एक थ्रेशोल्ड तक हमें नहीं कुछ करना, ठीक है, मतलब एक गाल पे वो थप्पड़ मारे सीधा ऐसा करो, दूसरा गाल उनके सामने आगे कर दो। इस चीज के कारण जो हुआ अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि यहां पे भी गांधी जी की जीत हुई, गांधी जी वन ईयर, यहां पे गांधी जी की बहुत अच्छे तरीके से जीत, ठीक है। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की ये स्टोरी है। तो याद रखना यहाँ पे ही गांधी जी जो है वो राजेंद्र प्रसाद और 2-4 लोगों से मिले थे। विकिपीडिया पे ये इमेज जो है वो आपको मिल जाएगी, आप इसको सर्च कर सकते हो, बहुत आराम से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, इसके बाद गांधी जी कहां पे गए, इसके बाद गांधी जी गए थे खेड़ा। खेड़ा, खेड़ा में क्या हुआ था, सो खेड़ा सत्याग्रह, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस। यहाँ पे गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले थे, जहां पे वल्लभ भाई पटेल जो है ही वाज आल्सो एन एडवोकेट जो कि गांधी के इन्फ्लुएंस में आए और आखिरी तक ये गांधीयन आइडियोलॉजी, इसी को आप ये हमेशा ही मानते रहे। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था, बेसिकली था क्या, देखो उस वो जो टाइम था उस टाइम पे वहां पे क्या था, काफी अकाल पड़ा हुआ था, ड्रॉप था। अब इस टाइम पे क्या था, अंग्रेजों ने एक रूल बनाया था, मतलब रूल क्या था कि जितना आपका लैंड है, ठीक है, लैंड की जो भी कैपेसिटी है, जितनी खेती होती है, मान लेते हैं कि कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड है, यहां से मेरा 1000 केजी जो है, 1000 केजी चावल या धान इसकी खेती हो रही है या कोई भी कल्टीवेशन हो रहा है। अगर 1000 केजी में किसी कारण इसका 1/4 जो है, अगर किसी साल 1/4 या इससे कम, मतलब 250 केजी या इससे कम का कल्टीवेशन हुआ मेरा, तो मेरे को वो रिक्वायर्ड टैक्स जो मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो टैक्स मेरे को नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल था। ये खेड़ा जो है दैट इज इन अहमदाबाद, ये गुजरात, ये जो है उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे बॉम्बे स्टेट था बाय द वे, तो अभी जिसको हम गुजरात बोलते हैं। तो ये हुआ था। अच्छा, बट हुआ क्या, उस साल क्या हुआ था, सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, ये जो टाइम है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो टाइम है ये वर्ल्ड वॉर का टाइम है। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा हुआ था कि काफी ज्यादा अकाल पड़ा था और ऐसा हुआ था कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि किसानों को, मतलब जितनी खेती होनी चाहिए थी वो चीजें नहीं हो रही थी। बंगाल में सूखा भी पड़ा था, बहुत तगड़ा सूखा पड़ा था जिसमें लोग भी काफी मरे थे। तो ये वो टाइम था, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि यहां पे क्या हुआ कि खेती जो है वो 250 किलो से कम की हुई। इसके बाद भी चूंकि अंग्रेज जो थे, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लिश जो, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, काफी घाटा हुआ था उनका, काफी ज्यादा घाटा हुआ था। तो अब वॉर का कंपेंसेशन जो है वो उनको किसानों से वसूलना था। तो ये इसीलिए 250 किलो से कम होने के बावजूद भी वो टैक्स इनसे वसूल रहे थे।
जो कि इलीगल था। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट गांधी जी जो है वो वहां पे गए, गुजरात गए, मतलब आज का जो गुजरात है, पहले का बॉम्बे स्टेट, वहां पर जाकर उन्होंने फिर यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह किया। दिस वाज खेड़ा सत्याग्रह ऑल अबाउट। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो है दूसरी चीज आई, दैट वाज अहमदाबाद मील सत्याग्रह। ये मील सत्याग्रह क्या था? इट वाज स्टार्टेड इन 1918। ये 1918 में स्टार्ट हुआ था कॉटन मिल्स में, क्योंकि आपको पता होगा कि वो जो रीजन है अहमदाबाद, सूरत, ये सब जो एरिया, यहाँ पे सूती कपड़े की मिल बहुत ज्यादा है, सूती कपड़ों की बहुत ज्यादा मिलें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि उस टाइम पे क्या था, दो चीजें थी। पहली चीज तो थी प्लेग काफी ज्यादा फैला हुआ था उसी रीजन में, मतलब प्लेग जो है उस रीजन में नहीं, हर जगह ही फैला हुआ था। उसके बाद क्या था, चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास इस टाइम पे होता क्या था कि इंडस्ट्री जो थे वहां पे उनकी डिमांड बढ़ गई थी, मतलब जो हमारे कपड़े थे, इन चीजों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब बहुत तगड़े तरीके से बढ़ गई। तो ये जब डिमांड बढ़ी थी उस टाइम पे हुआ क्या, अब अगर डिमांड बढ़ी है तो ऑब्वियसली फैक्ट्रीज में जो लेबरर्स होंगे, जो मील मजदूर होंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो काम करते थे। ठीक है, अब उनसे क्या था, एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा था। तो जब उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता, तो एक्स्ट्रा काम जब करवाए जाएंगे तो उनको एक्स्ट्रा पे भी किया जाएगा, राइट? एक्स्ट्रा पे उनको करना चाहिए। बट ऐसा हुआ था, इनिशियली उनको बोला गया था कि हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे, बट जब सब कुछ खत्म हो गया उनको एक्स्ट्रा पे बिल्कुल नहीं किया गया, मतलब पैसे ही नहीं दिए गए। ऐसा हो रहा था कि उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे। तो अब ये जो थे, मतलब जो मील मजदूर थे, ये लोग आ गए अब स्ट्राइक पे। ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा, अगर आप लोग मेरे को, हमें वो पैसा नहीं देना चाहते हो जिसमें हमने एक्स्ट्रा काम किया, तो आप ऐसा कर दो, हमारी सैलरी जो है उसको 50% इंक्रीज कर दो, हमारी सैलरी जो है उसको 50% इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो अब मील मजदूर है, इनको लीडर चाहिए, तो इन्होंने लीडर के फॉर्म में बुलाया गांधी जी को। दे कॉल्ड गांधी जी। गांधी जी गए। गांधी जी, याद रखना, ये वो पहली जगह थी जहां पे गांधी जी जो फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। ठीक है, और ये जो स्ट्राइक था दैट वाज कैरिड आउट इन प्योर नॉन वायलेंट एंड डिसिप्लिन्ड वे। ध्यान रखना, गांधी जी के जितने आपके प्रोटेस्ट हैं, जितने भी इनके सत्याग्रह हैं, बेसिकली चाहे वो, मतलब या चाहे चंपारण की बात कर लो, यहाँ की बात कर लो, या बाद में जो भी ये था, क्या बोलते हैं, सहयोग आंदोलन, ये जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब जो भी था, तो ये बेसिकली सारे क्या थे, ये बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में, मतलब प्योर नॉन वायलेंट फॉर्म था इसका। ठीक है, तो ये, अब देखो, ये चीजें जब होने लगी तब गांधी जी थोड़े फेमस हो गए, और बहुत अच्छे तरीके से फेमस हो गए। गांधी जी फेमस हुए, इसके बाद क्या हुआ, ये आए, इनको होम रूल में, होम रूल लीग जो है, होम रूल लीग जो है, इनके कॉन्टेक्ट में आए, होम रूल लीग के कॉन्टेक्ट में आए। इनके साथ ही गांधी जी जो कांग्रेस वालों के कॉन्टेक्ट में आए भी। तो होम रूल लीग जो था, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी बाद में इसके प्रेसिडेंट बने, मतलब इसके मेंबर बने, बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे। तो होम रूल लीग का नाम जो इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, स्वराज पार्टी नाम कर दिया था। ठीक है, स्वराज पार्टी जो उन्होंने होम रूल लीग का नाम कर दिया था। तो होम रूल लीग जो था, जो स्वराज पार्टी थी आपकी, बाद में गांधी जी ने इसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया, बिकॉज कांग्रेस जो है 1885 में तो बन चुका था और ये ढंग से फ्लरिश भी हो रहा था। बट ध्यान रखना, कांग्रेस इस टाइम तक, अगर इन सारे टाइम्स की बात करें तो इस टाइम तक कांग्रेस में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ऑलवेज कमी थी। हमेशा एक स्ट्रैटेजी की कांग्रेस में जो थी वो काफी हद तक कमी थी। मतलब ऐसा होता था कि वो काम तो करते थे बट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी। मतलब कुछ हो रहा है, चलो ये हो रहा है तो वहां पे कर लेते हैं, वो हो रहा है तो वहां पे कर लेते हैं। देयर वाज अ लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। प्रॉपर स्ट्रैटेजी की हमेशा यहाँ पे कमी। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर आगे क्या हुआ? सो अब ये जो हो गया, तो बेसिकली इनकी हम बात करें, सो दीज वेयर द अर्ली फेजेस ऑफ गांधी जी इन इंडिया। अब इसके बाद गांधी जी की एंट्री हो जाती है कांग्रेस में, होम रूल लीग के थ्रू। मतलब होम रूल लीग के वो बनते हैं, फिर स्वराज पार्टी, उसके बाद फिर आ जाता है कौन? अरे अपना होम रूल लीग का मतलब ये है कि मतलब खुद की पार्टी होनी चाहिए, मतलब खुद का राज होना चाहिए। होम रूल यही तो है ना, कि अपना घर का राज होना चाहिए। तो बेसिकली दैट वाज, वही जो था उसी का नाम था ये स्वराज पार्टी, और बाद में स्वराज पार्टी को कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, सो ये सारे फेज हो गए। अब बात करते हैं पोस्ट 1990। ये जो था, ये टाइम जो था वो काफी क्रूशियल था। पहले तो वो देखो, दोज वेयर, अगर 15 से 19 की बात करें, या मतलब ऐसा कहते हैं कि 16 से 19 की बात करें, सो दैट वाज गांधीज अर्लियर फेजेस। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारी नई चीजें हुई। क्या हुआ? खिलाफत मूवमेंट, उसका मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड बोलते हैं, चैम्सफोर्ड कमेटी, ये होगी आपकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट आ गया, एंटी रॉलेट सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद हंटर कमीशन। तो ये सारी, ये क्रोनोलॉजी में होगी। ठीक है, एक एक करके सो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट है क्या?
सो सबसे पहले आपको पता होगा अली ब्रदर्स के बारे में। सो अली ब्रदर्स जो थे उन्होंने बेसिकली इंडिया में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करी। देखो होता क्या, अगर आप बात करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्किश ऑटोमन एम्पायर था, सो जर्मनी ने, मतलब जर्मनी की जो हेल्प करी थी वो टर्किश ऑटोमन एम्पायर जो है इसने जर्मनी की हेल्प करी, ठीक है, जर्मनी की हेल्प करी। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया, जर्मनी जब हारा तो टर्की भी हारा, मतलब ये जो कंट्रीज थे ये तो सारे ही हारे थे। तो अल्टीमेटली ये था कि टर्की हार गई, टर्की मतलब ऑटोमन एम्पायर तो हार गया। तो ऑटोमन एम्पायर अगर आप ढंग से देखो तो वो मतलब यूरोप में टर्की से लेके उधर ऊपर की तरफ यूगोस्लाविया और ये वो उन कंट्रीज के साथ, यूगोस्लाविया नहीं उसके अंदर तक के, उनके साथ साथ ये इधर मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में आपका हो गया इजिप्ट, इन सारे कंट्रीज तक ये फैला हुआ था टर्किश ऑटोमन एम्पायर। अब क्या हुआ है, तो ये जो सारे इनका जो था उस टाइम पे इनका एक गॉड, लाइक गॉड मतलब इनका क्या था, मुसलमानों का लीडर समझा जाता था। किसको, तो मतलब खलीफा को। तो वहां पे एक पोस्ट होती थी दैट वाज खलीफा, और ये खलीफा जो होता था ये ऑटोमन एम्पायर का, जो टर्किश ऑटोमन एम्पायर था इसका किंग समझा जाता था। किंग मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट है वो समझा जाता था, सारे डिसीजन जो थे मेजर डिसीजन इसी को लिए जाते थे। और वो जो रीजन होता उनको हम कैलिफेट बोलते थे, कैलिफेट रीजन, ठीक है। सो नाम याद रखना, ये सारे नाम नॉमेनक्लेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैलिफेट रीजन इनको बोला जाता था। तो अब टर्किश ऑटोमन एम्पायर जो था वो तो हार गया, जर्मनी जो थी वो तो हार गई। अब क्या हुआ, तो चूंकि अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने, मतलब ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रेंच हो गए, तो इन सारे लोगों ने क्या बोला कि आपने, चूंकि टर्की को बोला कि आपने तो जर्मनी की हेल्प करी तो आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, जो यहां पे खलीफा का जो पोस्ट था उन्होंने खलीफा का पोस्ट को हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। तो एक टाइप का, तो उसी के अगेंस्ट अब इंडिया में कौन है, ब्रिटिशर्स है। इंडिया में मुस्लिम्स है। अब मुस्लिम जो थे, मैंने क्या बोला कि मुस्लिम का लीडर समझा जाता है खलीफा को। तो अब क्या हुआ, मुसलमान जो थे, भारत के जो मुसलमान थे वो अब बढ़ गए कि उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडिया में उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। सो दैट मूवमेंट वाज खिलाफत मूवमेंट, इसी को हम बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। ये पहली चीज थी। दूसरी क्या थी, मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड कमेटी। देखो इस कमेटी के बारे में समझना, इसका एम क्या था, तो इंडिया में रिफॉर्म लाना, जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो मतलब हमारी लेजिस्लेटिव, जो हमारी मतलब लेजिस्लेटिव चीजें जो है, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, तो इन सारी चीजों में रिफॉर्म लाने का काम जो था वो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड कमेटी जो थी इन्होंने वो करना स्टार्ट करा। क्या करा इसके बारे में एक बार बात करते हैं। सबसे पहले देखो इंडिया में क्या था, जो टॉप पे था, जो टॉप लीडरशिप थी दैट वाज अंडर वाइसराय। ये जो थे यहाँ पे वाइसराय के अंडर था। वाइसराय के साथ यहाँ पे क्या था, दो तरह की कमिटीज होती थी। एक कमिटीज जो थी ये यहाँ पे क्या थी, एग्जीक्यूटिव की कमिटी थी, और उसके बाद एक जो थे यहाँ पे इलेक्टेड लोग आते थे, ठीक है, मतलब मिनिस्टर्स कह लो या जो भी कह लो। तो ये जैसे हम कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो काइंड ऑफ, ठीक है, तो काइंड ऑफ ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब ये तो हो गया सेंटर की बात होगी, ये होगी सेंटर की बात है। सेंटर में क्या था कि लोकसभा राज्यसभा टाइप का होता था, बट ध्यान रखना यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या था, इलेक्टोरल, ये जो वोट जीत के आते थे इनके पास कुछ सब्जेक्ट्स होते थे, इनके पास कुछ सब्जेक्ट्स होते थे। इनिशियली क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, यहां पे इनके पास मतलब वाइसराय जो था उसके पास वीटो पावर था कि इलेक्टेड जो लोग हैं वो जो आए हुए हैं हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो ऐसा होता था कि उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया तो वाइसराय के पास वीटो पावर था, वाइसराय के पास वीटो पावर था, ठीक है। तो ये तो होगी स्टेट की बात। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे लेवल पे। नीचे लेवल पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे क्या था हमारा, हाँ, तो जो हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, सो प्रोविंशियल मेन जो चेंजेस आए थे वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आए थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप समझते हो, मतलब प्रोविंशियल मतलब जैसे इंडिया में अभी स्टेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो रिफॉर्म्स आए थे वो रिफॉर्म्स क्या थे कि यहाँ पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दो क्लासेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, दो क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास दो तरह की चीजें थी। क्या था यहाँ पे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर था और दूसरा मिनिस्टर्स थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स और मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर इनको नॉमिनेट किया जाता था, ध्यान रखना, इनको ये नॉमिनेटेड लोग होते थे और ये होते थे जो वोट जीत के आए, जो इलेक्शन जीत के आए। ध्यान रखना, मिनिस्टर्स जो होते थे ये इलेक्शन जीत के आते थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो होते थे ये नॉमिनेटेड होते थे। इनको कोई भी नॉमिनेट कर सकता था, ध्यान रखना। अब चूंकि देखो वो क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ये नॉमिनेटेड है। अब नॉमिनेटेड है तो है क्या, अब ये ऐसा होगा कि इनको नॉमिनेट कौन करता है, वाइसराय नॉमिनेट करता है या मतलब अल्टीमेटली ये समझो कि अंग्रेज जो है वो उसको नॉमिनेट कर रहे हैं। तो इनका नॉमिनेशन होता तो ऑब्वियसली ये वही लोग होंगे जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करेंगे,
बात समझ आ गई ये चीज। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जो थे ये वोट जीत क्या है, मतलब इलेक्शन जो है वो जीत क्या है। तो इलेक्ट्रोल जो आपका मतलब इलेक्ट्रो, अब चूंकि ये वोट जीत के आए तो जनता की उम्मीदें तो इनसे होगी ना, इनसे तो कोई उम्मीदें होंगी नहीं। बट अब यहां पे समझना कि उनका ट्रिक क्या है। सो गवर्नमेंट जो था, अब ये जो प्रोविंसेस है, ध्यान रखना, जैसे सेंटर पे यहाँ पे वायसराय होता था और इसके पास सेम यहाँ पे आता था एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और मिनिस्टर्स होते थे, वैसे सेंटर में सॉरी प्रोविंसेस जो होते थे, प्रोविंसेस में क्या होता था, यहाँ पे भी दो पार्ट होते थे। एक क्या होता था यहाँ पे, एक हो गया आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स और दूसरा हो गया आपका मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और मिनिस्टर। बात समझते एक एक चीजों को समझ। ये जो प्रोविंस का जो हेड होता था उसको हम बोलते थे, वो था दे वर गवर्नर्स, वो गवर्नर्स होते थे। ध्यान रखना ये गवर्नर्स थे, वाइसराय गवर्नर जनरल नहीं होते थे, ये गवर्नर्स होते थे, ठीक है। अब होता क्या था, तो गवर्नर जो था दैट वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, बट गवर्नर के पास क्या था, इंटरफेयर करने के चांसेस थे। ये क्या करते थे, मिनिस्टर्स वाले में जो इंटरफेयर कर सकते थे, बट वो बात की बात थी। अब क्या हुआ कि हमारे पास क्या थे, दो तरह के लिस्ट होते थे, मतलब दो तरह के टॉप, दो तरह के पावर्स आप समझ लो। जैसे दिल्ली की आप बात करते हो, दिल्ली आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, दिल्ली जो है दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, राइट। दिल्ली जो है दैट इज अ यूनियन टेरिटरी, लेकिन दिल्ली के पास क्या है, देखो आप अगर ढंग से देखोगे तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अभी भी सेंटर के पास है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और बाकी जो फाइनेंस हो गया या दूसरी चीजें जो होगी वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लॉ ऑर्डर लैंड ये जो है वो अभी भी सेम चीजें यहां पे होती थी। होता क्या था यहाँ पे कि आपके पास दो तरह के पोस्ट होते थे, ठीक है, दो तरह के लिस्ट होते थे। एक क्या होता था, रिजर्व लिस्ट होता था और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट होता था। ध्यान से सुनना इस चीज को, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट, मतलब एक लिस्ट उनकी दो कैटेगरी बना देती, लिस्ट की दो कैटेगरी बना देती, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। ये जो ट्रांसफर्ड लिस्ट होते थे इनको मिनिस्टर्स देखते थे, और रिजर्व लिस्ट जो होते थे उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स देखते थे। बात समझ आ गई यहां तक, आई होप यहां तक ये चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो होता क्या था, रिजर्व लिस्ट जो है जिसमें गवर्नर होता था, और ज्यादातर ये जो गवर्नर्स होते थे वो अंग्रेज ही होते थे। ध्यान रखना सबसे ऊपर पोस्ट पे अंग्रेज ही होते थे। तो रिजर्व लिस्ट जो था यहां पे क्या था, दे वर रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर। बात समझ आ गई, जैसे अभी दिल्ली में हो रहा है, दे आर रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, वीटीसी। मतलब क्या है कि जो मेजर इश्यूज हैं, कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, जिनका देखो इन चीजों का अगर ध्यान से देखो तो इनका पब्लिक वेलफेयर से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। अगर आप पब्लिक वेलफेयर की बात करो, पब्लिक वेलफेयर में क्या क्या चीज आती है, जैसे आपका हो गया हेल्थ हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो इन चीजों से रिलेटेड, या फिर एक्साइज हो गया, तो इन चीजों में क्या था, रिजर्व लिस्ट में ये सारे होते थे। और इनको संभालता कौन था, इनको जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर होते थे वो संभालते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो होते थे वो संभालते थे। अब आप खुद सोचो, ये तो यहां पे हो गया। ट्रांसफर्स लिस्ट में क्या था, ट्रांसफर लिस्ट में एजुकेशन था, लोकल गवर्नमेंट था, हेल्थ था, एक्साइज था, इंडस्ट्री था, पब्लिक वर्क था। मतलब जनता की जो जिम्मेवारी है वो किनके पास है, तो मिनिस्टर्स के पास है। बट जो पैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, वो किसके पास है, रिजर्व लिस्ट में आता है, मतलब वो एग्जीक्यूटिव के पास है। अब ये सोचो कि इनको काम करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है। बट स्टिल ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद भी लोगों ने काफी, मतलब कांग्रेस ने पहले इसको मना कर दिया था, मतलब कांग्रेस जो मेजर कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने इसको मना कर दिया था कि हमें इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। ये बातें होगी, ठीक है। उसके बाद यहां पे और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझना कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कुड इंटरफेयर इन मैटर्स अंडर द रिजर्व लिस्ट, बट द इंटरफेरेंस वाज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द ट्रांसफर्ड लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट में ध्यान रखना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, जो अंग्रेज जो है जिनको नॉमिनेट करते थे, तो वो क्या होते थे, इन ट्रांसफर्ड लिस्ट में नहीं आते थे, वो वहां पे इंटरफेयर नहीं करते। अब बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है, यस ये अच्छी बात है, दिस वाज अ काइंड ऑफ लॉलीपॉप, कुछ नहीं था, दिस वाज जस्ट अ लॉलीपॉप, नथिंग एल्स। उसके बाद और लॉलीपॉप क्या पकड़ा गया, तो लॉलीपॉप क्या पकड़ा गया कि साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो सीट्स थे, ठीक है, सीट्स को बढ़ाया गया कि अब और सीट्स आएंगे। उसके बाद कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स कर दिया गया था। कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट्स मतलब क्या हो गया कि मुसलमानों के लिए या औरतों के लिए सीटें जो वो रिजर्व कर दी गई थी, ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद मतलब अब ये बोला गया कि अब महिलाएं जो है, मतलब औरतें जो है वो भी वोटिंग करेंगी, मतलब कुछ महिलाओं को वोटिंग के राइट्स दिए गए थे। उसके बाद 70% मेंबर्स वेर नाउ इलेक्टेड, ठीक है, 70% मेंबर्स जो होंगे वो अब इलेक्ट किए जाएंगे, और बाकी जो 30% होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा। ध्यान रखना ये मिनिस्टर्स की बात है, मिनिस्टर्स में भी सेम चीजें हैं, ठीक है। जब ये बात है, ठीक है, तो अब इन चीजों का हुआ क्या, देखो सबसे पहले क्या हुआ
कि ये सारी चीजें क्या थी, दिस वाज अ काइंड ऑफ लॉलीपॉप। मतलब इनको क्या लगा कि कुछ कांग्रेसी जो इनको मानेंगे और दूसरे जो लीडर्स हैं वो इसको मानेंगे। तो हुआ क्या था, इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि यहां पे बॉम्बे सेशन, स्पेशल सेशन था, ये बॉम्बे का स्पेशल सेशन था। उसके बाद बात करेंगे नागपुर सेशन भी हुआ था। तो बॉम्बे सेशन जो था, जिनके प्रेसिडेंट थे, ही वाज हसन इमाम। याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन नामों से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं प्री में, ठीक है, एमसीक्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। सो बॉम्बे सेशन जो हुआ था 1918 में, इसमें क्या किया कांग्रेस ने, ये बॉम्बे का कांग्रेस का सेशन है ये, तो कांग्रेस ने ये जो एक्ट था इसको कंडेम किया। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ कांग्रेस लीडर्स जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल एनी बेसेंट और इस टाइप के लोगों ने, जो मॉन्टेगो सेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था इसको इन्होंने सपोर्ट किया और इन्होंने कांग्रेस से अलग हटके इंडियन लिबरल फेडरेशन जो है इसकी स्थापना करी। ध्यान रखना, इंडियन लिबरल फेडरेशन, जिसको लीड किया था इनिशियली एनी बेसेंट नहीं, याद रखना एनी बेसेंट, शी वाज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। याद रखना, सरोजनी नायडू नहीं थी, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके। तो दैट वाज देयर। अच्छा, ये चीज समझ आ गई आपको। तो ये चीजें जो है ये यहां पे हुई। अच्छा, कांग्रेस का स्टैंड तो यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, अब ध्यान सुनना इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, मतलब लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। लॉलीपॉप पकड़ाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ एंड दैट वाज द रॉलेट एक्ट। ध्यान समझना, यहां पे जो था एक, हाँ, नागपुर सेशन की भी बात करते हैं। नागपुर सेशन जो था वो 1920 की बात है। यहां पे खिलाफत मूवमेंट पे कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर करनी थी। उसके बाद हाँ इसकी बात करेंगे, बट इससे पहले एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूं। ये सारी चीजें तो होगी, कांग्रेस ने अपना ये कर दिया, ठीक है, गुड। अच्छा चलो इसी के बारे में बात करें। देखो हमारा क्या था, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं। खिलाफत मूवमेंट आपको पता चल गया, अली ब्रदर्स ने इंडिया में स्टार्ट किया, उसके बाद इसको कांग्रेस का भी साथ मिलना स्टार्ट हो गया। तो कांग्रेस ने इसका साथ दिया, ध्यान रखना, खिलाफत मूवमेंट का कांग्रेस ने साथ दिया था, ठीक है। बट बाद में ऐसा हो गया, जो मुस्तफा कमाल पाशा, उनका नाम सुना होगा, टर्की में ही वाज अ लीडर, मुस्तफा कमाल पाशा। तो मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, जो खिलाफत का मतलब खलीफा का जो पोस्ट था उसको अल्टीमेटली उन्होंने खत्म कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन आप इंडिया में खत्म हो गया, इंडिया में कमजोर, मतलब खत्म ही हो गया। अब क्या जरूरत है, जब खलीफा का पोस्ट ही खत्म कर दिया गया तो इनकी जरूरत भी क्या है। अच्छा, ये सारी चीजें होगी। अब क्या हुआ, ये बहुत, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि 1919 से पहले बॉम्बे जो ये था, उससे पहले कांग्रेस की कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी, ठीक है। ये जो सेशन था, दिस वाज नागपुर सेशन, ठीक है, 1920 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ, मेजर चेंजेस इन कांग्रेस स्ट्रेटजी, कांग्रेस की स्ट्रेटजी में बहुत मेजर चेंजेस आए। सबसे मेजर जो चेंज था वो क्या था कि कांग्रेस ने लैंग्वेज के बेसिस पे छोटे छोटे लीडर्स का ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद इनको क्या किया, इनको बोला गया कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दो, आप गांव-गांव जाके लोगों से कनेक्ट होना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज क्या हुआ कि कांग्रेस की मेंबरशिप फी यहां पे डिसाइड की गई। कांग्रेस की मेंबरशिप फी, ध्यान रखना, ये 4 आना था, मतलब अभी के जो 25 पैसे ना, सो दैट वाज इन दैट टाइम इट वाज 4 आना। तो 4 आना जो है अगर कोई आपको देता है तो ही विल बी अ मेंबर ऑफ कांग्रेस। बट इसके साथ एक मेजर जो यहां पे अनाउंसमेंट की गई थी गांधी जी द्वारा, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। गांधी जी ने क्या बोला लोगों को कि आप हमें दान दो, आप हमें दान दो, और हम दान के जो पैसे, मतलब यहां पे हम तकरीबन 1 करोड़ के आसपास इनका टारगेट रखा गया था कि 1 करोड़ के आसपास पैसे जो है वो हम जमा करेंगे, और जमा करने के बाद उसको हम इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में यूज करेंगे। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गांधी जी ने बोली थी, वो ये थी कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर हम इंडिया को फ्री कर देंगे ब्रिटिशर्स से। क्या क्या चीजें हुई, ध्यान समझना चीज को, कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए गए। गांधी जी ने वहां पे अनाउंस कर दिया कि विद इन 1 ईयर हम क्या करेंगे, इंडिया को अंग्रेजों से फ्री कर देंगे। बात जैसे ये हुई, लोग काफी ज्यादा गांधी जी के सपोर्ट में आ गए, काफी लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट किया। इस टाइम पे, ये टाइम ऐसा था जब गांधी जी, मैंने बोला था ना कि पीक पे जाते हैं, फिर वो नीचे गिरते हैं, फिर वो पीक पे जाते हैं। सेम चीज यहां पे हो रही है। तो अब भी क्या हो रहा है कि गांधी जी का ये पीक पे जाने का टाइम है। तो लोगों ने, औरतों ने, ऐसा हुआ था कि औरतों ने अपने गहने तक बेच दिए थे, गहने तक दान में दे दिए थे। इसमें 1 करोड़, आप यकीन नहीं करोगे, 1 करोड़ रुपए उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। 1 करोड़ की जगह पे उस टाइम पे कांग्रेस ने 3 करोड़ रुपए जो है, इतने पैसे जो चंदे के रूप में जमा किया था, ध्यान रखना। लेकिन हुआ क्या था,
कांग्रेस में ही यहां पे गुटबाजी शुरू होगी। गुटबाजी क्या शुरू होगी? कांग्रेस से कुछ लीडर्स को यह लगने लग गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम 1 साल के अंदर हमें आजादी नहीं मिल सकती। और यहां पे जो गांधी जी का जो भाषण था उससे काफी लोग जो थे नाराज भी हो गए थे। तो उनको मतलब बेसिकली ऐसा था कि वो उन लोगों को ऐसा था कि काफी हद तक ये लग रहा था कि नहीं, अभी अंग्रेज है तो इनको रहने देते हैं, ये ठीक ही है। इस चीज के कारण क्या हुआ, काफी मेंबर्स जो थे कांग्रेस के, उन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। काफी मेंबर्स ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस की स्ट्रेटजी चेंज हुई। अचानक से कांग्रेस जो काफी अच्छे तरीके से फ्लरिश करने लग गया। कांग्रेस जो पूरी मतलब पार्टी है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश करने लगी। अच्छा, अब फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया, चलो ठीक है, अब धीरे धीरे पार्टी जो है मतलब कांग्रेस जो है वो फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत। मैंने क्या बोला कि खिलाफत मूवमेंट जो था दैट वाज बेसिकली लेड बाय द मुस्लिम लीडर्स। मुस्लिम लीडर्स जो था, अब बॉम्बे जो नागपुर अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन में क्या डिसाइड हुआ कि कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वी विल सपोर्ट खिलाफत। तो मुसलमान जो है वो गांधी जी के सपोर्ट में आना स्टार्ट हो गए। अब बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत जो है दोनों ऐड हो गए आपस में और उन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट मतलब मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया। ध्यान रखना, ये मूवमेंट जो था दिस वाज आल्सो, ये क्या मूवमेंट था, ये भी कंप्लीट नॉन वायलेंट मूवमेंट था। दिस वाज कंप्लीटली नॉन वायलेंट मूवमेंट। यहां तक चीजें समझ आ गई? ठीक है। अब यहां पे अब देखो इस चीज का समझे तो दिस वाज द फर्स्ट सो लार्ज इंडियन मूवमेंट। ये ऐसा पहला इतने बड़े स्केल पे, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि कांग्रेस ने क्या किया था, गांव गांव जाके मतलब छोटे छोटे लीडर का मतलब जैसे मलयाली का एक अलग ग्रुप बना दिया, तमिल का अलग ग्रुप बना दिया, तो उनका ग्रुप बना के उनको क्या किया था कि अलग अलग रीजन में भेजा गया था ताकि लोगों से मतलब गांव के जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन यहां पे इंश्योर करो कि वो लोग जो है वो लोग भी आजादी चाहते हैं, वो लोग भी अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें होगी। नेचर ऑफ, मैंने बोला ना कि स्किल एंड नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब बहुत शांति प्रिय तरीके से यहां पे आंदोलन जो हुआ वो शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डिमांड्स ऑफ द मूवमेंट, ये मूवमेंट की डिमांड रखी गई भारत, ये तो यही बोला था कि सबसे पहले कि अब हम अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे, बिकॉज दैट वाज मतलब इसी को तो बोला गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ, अब यहां पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, दैट वाज चोरी चौरा इंसिडेंट। सो दिस प्लेस इज इन, ये जो प्लेस था ये कहां पे था, सो दिस प्लेस वाज इन ये क्या बोलते हैं यूपी में एक छोटी सी जगह है, दैट वाज चोरी चौरा। तो यहां पे क्या था, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो प्रोटेस्ट करते टाइम क्या हुआ कि कुछ अंग्रेज आके यहां पे कुछ लोगों पे गोलियां चला दी, तो कुछ लोग मर गए थे। इसके अगेंस्ट में क्या किया, ये लोग जाके इन लोगों ने क्या किया, जो पुलिस थाना था, पुलिस स्टेशन जो था चोरी चौरा में, वहां पे आग लगा दी, पूरे स्टेशन पे आग लगा दी। और इस स्टेशन के अंदर लगभग 22 पुलिसमैन थे, ठीक है, तो जिनकी डेथ हो गई वहीं पे। ठीक है, वो बिल्कुल यहां पे जल गए। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या देखो, अब लोग जल गए। अब लोगों का तो गुस्सा था, ये लोगों का गुस्सा जो था मतलब इंडियंस का गुस्सा, नॉर्मली तो यही समझा जाएगा ना कि हमने इस मूवमेंट को मतलब अंग्रेजों को जलाया, तो कुछ लोग इसको सपोर्ट करने लगे कि नहीं क्योंकि हमारे लोग मारे गए थे तो ये हुआ था। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैंने इसको कभी भी वायलेंट मूवमेंट बनाने की सोची तक नहीं थी। अब 22 लोग मर गए मतलब नॉन वायलेंट मूवमेंट जो इसकी हमारी आइडियोलॉजी खत्म होगी। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को वापस ले लिया। ध्यान रखना, गांधी जी ने इस मूवमेंट से पहले लोगों से जब अपील करी थी ना, जो नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन की बात हो रही, ये इतना बड़ा था कि ऐसा था कि लोगों ने मतलब गांधी जी ने बोलना स्टार्ट किया था कि आप लोग जो बच्चे आप सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हो आप छोड़ दो वहां पे पढ़ना, लोग जो आप लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो आप लोग छोड़ दो। इतना इन्फ्लुएंस था गांधी जी का, लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे। स्वदेशी मूवमेंट जो पहले भी चल चुका था इंडिया में, गांधी जी ने दोबारा से उसको जीवित किया। उसके बाद मतलब लोगों ने ब्रिटिशर्स के कपड़े ये वो सारे जलाए थे, इतना बड़ा मतलब मास एजिटेशन था ये। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने यहां पे बोला कि मुझे ये मूवमेंट वापस लेना है, लोग गांधी जी के ही अगेंस्ट हो गए। मतलब अगेंस्ट होना का मतलब गांधी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो अब गिरनी शुरू हो गई। पहले क्या था, गांधी जी की पॉपुलैरिटी थी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पीक पे था, बट पीक पे रहते हुए गांधी जी ने अचानक से इसको वापस ले लिया। तो जो बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़े हुए थे, मतलब इवन ऐसा तो कि बच्चों का भी पार्टिसिपेशन था इस चीज में, तो जो ऐसी चीजें हुई, अब क्या हुआ, तो गांधी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो अचानक से कम होनी शुरू हो गई। कम होनी शुरू हुई तो उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट करना अंग्रेजों के लिए इजी था। यहां पे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया।
आई होप यहां तक एक एक करके सारा स्टेप जो वो समझ आ गया कि गांधी जी कैसे क्या क्या किए, कितने मतलब सेशंस हुए थे, क्या क्या हुआ था, किन सेशंस में किन किन चीजों का डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से उनको रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देख लेना इस चीज को। ठीक है, आई रिपीट दिस। सो सबसे पहले यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बात करते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, ये मैंने बता दिया कि कैसे इनको डिवाइड किया गया था, रिजर्व लिस्ट क्या होता है, ट्रांसफर लिस्ट क्या होते हैं, उसके बाद इलेक्टोरल जो मिनिस्टर्स थे उनका क्या होता है, कौन कौन से लिस्ट में कौन कौन से मैटर्स जो थे उनको इन्वॉल्व किया गया था, कहां पे किसका वीटो पावर था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। साइज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इसकी बात होगी, 70% मेंबर्स हुए नाउ इलेक्टेड, ये हो गया। कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट, ये सारी चीजें आ गई। बॉम्बे सेशन हुआ 1918 में, जिसका हेड थे मतलब जिनके जो प्रेसिडेंट थे दैट वाज हसन इमाम। याद रखना, दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हसन इमाम जो है, इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे कंडेम किया गया। उसके बाद लोगों ने मतलब कुछ लीडर्स ने इसको छोड़ के इंडियन लिबरल फाउंडेशन फेडरेशन जो इसको बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नागपुर सेशन हो गया, जहां पे क्या डिसाइड किया गया कि कांग्रेस विल सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद कांग्रेस की स्ट्रेटजी में चेंज आएगा, कुछ मेंबर्स ने कांग्रेस छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद अब यहां पे सबसे मेजर पार्ट जो हुआ कि पीक पे रहते हुए, ध्यान रखना, पीक पे रहते हुए बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट, जो कि चोरी चोरा जो कि यूपी में है, इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को खत्म कर दिया, इस मूवमेंट को वापस ले लिया, बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी थी नॉन मूवमेंट की, लेकिन वही है, थ्रेशोल्ड गया, पार कर गया, बस। उसके बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। वापस लेते ही गांधी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो गिरने लग गई, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद अब एक एक करके हम बात करते हैं बाकी चीजों की। ठीक है, तो अब एक बार थोड़ा सा एक्सक्यूज मी, सॉरी, क्या, सो अब बात करते हैं, ये सारी चीजें तो होगी। उसके बाद एक ब्लैंक स्लाइड बस मेरे को मिल जाए तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। हाँ देखो, यहां पे क्या हो रहा था, मैंने क्या बोला कि इसको लॉलीपॉप पकड़ाया गया था। किसको लॉलीपॉप पकड़ाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था आपका, सॉरी हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, यहां पे मैंने क्या बोला कि इनको लॉलीपॉप पकड़ा गया। लॉलीपॉप जैसे पकड़ा गया, उसके बाद एक काला कानून आया था, दैट वाज रॉलेट एक्ट। ठीक है, समझना इस चीज को। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में क्या बोला गया, चूंकि कांग्रेस जो थी दे वेर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लेकिन कांग्रेस के जो कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने लिबरल फेडरेशन बना लिया था, तो वो तो उसके साथ चले गए। मतलब वो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में दे वेर पार्टिसिपेंट नाउ। बट रॉलेट एक्ट क्या था? इस रॉलेट एक्ट में क्या बोला गया कि कहीं पे भी, मतलब कहीं से भी, दिस वाज अ ब्लैक एक्ट, राइट, दिस वाज अ ब्लैक एक्ट। तो हुआ क्या था कि इसका नाम, वैसे ये रॉलेट एक्ट नहीं है, ओरिजिनल नाम जो है वो उसका और है, लेकिन रॉलेट के नाम से इंडिया में ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। सो अब देखो हुआ क्या था यहाँ पे कि रॉलेट एक्ट में क्या हुआ कि लोगों क्या बोला गया कि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज के बेस पे, सस्पिशियस एक्टिविटीज के बेस पे हम किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। उनका कोई ट्रायल नहीं होगा, जब तक चाहे वो उनको जेल में रखा जा सकता है। दिस वॉज अ मेजर, मतलब ये चीज थी। इसका विरोध जो था वो सबने बहुत ज्यादा किया, क्योंकि काला कानून था। ऐसा होता कि अंग्रेज जो है वो किसी को भी पकड़ के जेल में आराम से डाल सकते। तो आगे क्या हुआ, तो देखो हुआ क्या, इसी के अगेंस्ट मतलब रॉलेट एक्ट के तहत ही यहां पे एक सैफुद्दीन किचलू नाम से थे, सैफुद्दीन किचली, नाम याद रखना, सैफुद्दीन किचली, और एक नाम थे, उनका नाम मैं अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, सो आई विल डिस्क्राइब दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो सैफुद्दीन किचलू को कांग्रेस ने, मतलब पुलिस ने इनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनके अरेस्ट के, मतलब इनको जैसे अरेस्ट किया गया तो वैसे ही बैसाखी का दिन था, दैट वाज ऑन 13th अप्रैल 1990। इस दिन क्या हुआ, बैसाखी के दिन, ध्यान रखना, बैसाखी के दिन अमृतसर में एक जगह है, दैट इज द प्लेस इज अमृतसर में एक जगह दैट इज जालियांवाला। ठीक है, जालियांवाला बाग में क्या हुआ, यहां पे लोग जो थे, पंजाबी जो थे, दे वर सेलिब्रेटेड बैसाखी, वो बैसाखी भी सेलिब्रेट कर रहे थे। साथ में जो सैफुद्दीन किचलू जो है, तो इनका जो अरेस्ट हुआ, इनके अगेंस्ट भी वहां पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब लोग सभाएं कर रहे थे। ठीक है,
क्या क्या हो रहा था, बेसिकली बैसाखी जो है वो भी सेलिब्रेट हो रही थी और इनके मतलब इनका जो अरेस्ट हुआ था उनके अगेंस्ट भी वहां पे एक सभा चल रही थी। अब क्या हुआ, जनरल डायर जो था वो क्या हुआ, वो आया वहां पे उस मैदान में, वो जो फील्ड था उसमें बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, वहां पे उसको घेर लिया पुलिस ने और अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। ठीक है, गोलियां चलाई, हुआ क्या, काफी लोग मरे। ठीक है, काफी ज्यादा लोग मरे इसमें, लगभग मतलब ऐसे अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो लगभग 1500 के आसपास जो है लोग कहते हैं कि इतने से ज्यादा लोग मरे थे एक ही जगह पे। ये हो गया। अब इंडियंस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा था। ठीक है, अब यहां पे देखो एक चीज थी, इस चीज का ध्यान रखना कि यहां पे हुआ क्या था कि 1500 लोग मरने के बाद इसको कुछ अंग्रेज थे जो ब्रिटिशर्स थे, कुछ ब्रिटिशर्स ने इस चीज का सपोर्ट किया था। ठीक है, इवन इनको क्या बोलते हैं इसको, जनरल डायर को, जो डायर थे उनको मेडल भी दिया गया था इस चीज के कारण, इस इंसिडेंट के बाद। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपको याद होगा, मतलब सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर वाज विंस्टन चर्चिल। तो 1919 के अराउंड ही वाज, आई थिंक ही वाज इन मिनिस्टर, समथिंग मिनिस्टर में कुछ थे यहाँ पे ब्रिटेन में ही। उन तक ने ये जो इंसिडेंट हुआ था जनरल डायर वाला, इसको उन्होंने कंडेम किया। काफी लोगों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने इसको कंडेम भी किया था और कुछ ब्रिटिशर्स ने इस चीज को सपोर्ट भी किया। ध्यान रखना इस चीज। विंस्टन चर्चिल ने इस चीज का अपोज किया था, मतलब काफी ज्यादा बातें हुई। इन्हीं चीज सबके बाद में क्या हुआ, एक हंटर कमीशन के नाम से एक कमीशन जो है वो इंक्वायरी जो है टीम बैठी गई थी जनरल डायर के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें। और एक जो मेजर चीज थी कि हाँ, एक चीज याद रखना कि उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह नाम से ही वाज अ पंजाबी, तो ये गए थे फिर ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में इन्होंने एक डायर थे, ही वाज नॉट जनरल डायर, दिस जनरल डायर वो नहीं थे। तो उन्होंने जाके क्या किया था, ये जो डायर थे जिस टाइम पे पंजाब प्रोविंस जो था इनके, ये उस टाइम पे मतलब जो डायर था तो वो जो थे पंजाब प्रोविंस के, जिस टाइम पे जलियांवाला बाग हुआ था, तो दूसरा डायर जो था वो यहाँ पे इसके हेड थे, मतलब आप समझ सकते हो कि वहां का जनरल था, इंस्पेक्टर जनरल या इस तरह से कुछ था। तो उधम सिंह ने काफी टाइम बाद, मतलब ये तो 1919 में होता, उसके काफी टाइम, 19-20 साल बाद उधम सिंह ने वहां पे जाके, ब्रिटेन में जाके डायर को वहां पे मार दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। ठीक है, तो अब एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, सो एक सेकंड, इनके बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सो दो चार चीजें जो है यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, ध्यान रखना इन चीजों का। सो दैट इज स्टार्ट दिस। ये तो गांधी जी के अर्लियर फेजेस हो गए, उसके बाद फिर पोस्ट 19 में बहुत सारी चीजें हुई थी, हंटर कमीशन बैठा था। तो मैंने जो बात करी थी, देखो जलियांवाला बाग के बारे में मैंने बात करी थी, राइट। जलियांवाला बाग वाज इन 1990। ठीक है, तो अब देखो था क्या, जब जलियांवाला बाग की बात करते हैं, सो जलियांवाला बाग ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसको इक्वली कंडेम किया था, ठीक है, कुछ ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, इवन याद रखना ब्रिटिशर्स ने भी कंडेम किया था और इंडियंस तो ऑब्वियसली इनको कंडेम करेंगे, बट कुछ ब्रिटिशर्स ने इसको सपोर्ट भी किया था। ध्यान रखना, कुछ ब्रिटिशर्स ने इनको सपोर्ट भी किया था और इंडियंस तो इसके अपोज में थे। अब देखो हुआ क्या, तो इन सब के बाद क्या हुआ, हंटर कमीशन बैठा था। हंटर कमीशन में दोनों तरह के लोग थे, मतलब यहाँ पे क्या था, इंडियन ऑफिशियल्स भी थे, यहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स भी थे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी थे। तो यहाँ पे इसकी जब रिपोर्ट आई थी तो इन्होंने एक्चुअली इसको जो है, मतलब जनरल डायर को जो था उन्होंने गिल्टी पाया था। उन्होंने क्या बोला कि देखो, सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपने इसके पहले, मतलब जब आपको करना था इसको, एक सेकंड, जब आपने ये सारा कुछ किया था, मतलब आप लोगों ने जो वहां पे भीड़ शांतिपूर्वक जो विरोध कर रही थी, जो मतलब शांतिपूर्वक जो लोग बैठे हुए थे, तो आपने उनको कोई वार्निंग नहीं दी, आपने उनको तितर बितर करने की कोई कोशिश नहीं की, ना ही उनको कुछ बोला। उसके बाद भी चारों तरफ से गोलियां चला देना, इट वाज नॉट गुड। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना कि इन्हीं के बाद, मतलब ये जो सारा कुछ हुआ था हंटर कमीशन रिपोर्ट से, वैसे कुछ खास इंडियंस को फायदा नहीं हुआ था वैसे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसी के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे हमारे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बात करते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको अंग्रेजों ने नाइटहुड दिया हुआ था, राइट।
इनको नाइटहुड दिया हुआ था। अगर आपको ना पता हो तो नाइटहुड क्या होता है, तो नाइटहुड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इनको सर बोला जाता है, तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर इनको बोला जाता था। तो इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ 1919 में 13 अप्रैल, सो इसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड जो है उसको उन्होंने वापस कर दिया था। और आप बोलोगे सर इसको बताना क्यों जरूरत है, बिकॉज दैट वाज अ क्वेश्चन इन 2007 में इस टॉपिक से कि नाइटहुड जो वापस करने का था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके प्री में आ चुका है। ठीक है, ये सारी चीज होगी। अच्छा, एक चीज और जिसको मैं बताना भूल गया, ध्यान रखना कि जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत जो था वो जलियांवाला बाग के बाद स्टार्ट हुआ था। और जो गांधी जी का 1 ईयर का, कि उन्होंने बोला था कि 1 ईयर में जो इंडिपेंडेंस हो जाएगा, सो वो भी 1919 के बाद बोला गया था। ये चीजें ध्यान रखना, टाइमलाइन थोड़ा सा याद रखना। जो डिसोबे मूवमेंट था, जो रॉलेट सत्याग्रह था, उसका दूसरा नाम जो था दैट वाज डिसोबे मूवमेंट, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को इसको नेशनल वाइड हड़ताल किया था गांधी जी ने, जिसको इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह भी बोला था। जो रॉलेट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट ये सत्याग्रह हुआ था। आफ्टर ये कौन सा अधिवेशन था, मैंने बताया हुआ था, दिस वाज बॉम्बे सेशन। बॉम्बे सेशन के बाद ये चीजें शुरू हुई थी। ध्यान रखना, नागपुर सेशन के बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नागपुर सेशन जो 1919 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 1919 और 20 में। सो उसके बाद जो था आपका दूसरा, सॉरी 1920 में जो नागपुर सेशन हुआ था, उसके बाद आपका जो दूसरा वाला जो असहयोग आंदोलन था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखो हुआ क्या, रॉलेट सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ, गांधी जी का अल्टीमेटली, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें क्या करना है, गांधी जी ने क्या बोला था कि हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, और प्रोटेस्ट करने के साथ, हमें प्रोटेस्ट करने के साथ क्या करना है कि लोगों का, मतलब जो सामने वाला है उसका हार्ट चेंज करने का, मतलब उसका हार्ट चेंज नहीं, मतलब उसका जो हृदय परिवर्तन जो हम उसकी कोशिश करेंगे। अगर हृदय परिवर्तन हो जाता तो ठीक है, एक लिमिट तक, एक थ्रेशोल्ड तक, लेकिन जहां पे शुरू हो जाएगा आपका ये मतलब वायलेंस ही, मतलब वायलेंस जो है वो जहां पे शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इस चीज को बिल्कुल बंद कर देंगे। और यही होता था। हुआ क्या था, पंजाब की जब बात करें तो याद रखना, पंजाब में क्या हुआ था कि इस चीज के बाद ये जो इंसिडेंट हुआ, मतलब पंजाब में क्या हुआ, रॉलेट सत्याग्रह के बाद ही कुछ जगह पे काफी ज्यादा दंगे शुरू हो गए थे। कुछ जगह काफी ज्यादा दंगे शुरू हो गए थे। तो इसके बाद ही गांधी जी ने ये जो हमारा डिसोबे मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, उसके बाद इसी टाइम पे ड्यूरिंग द सेम टाइम दो पॉपुलर कांग्रेस लीडर जिनके बारे में मैंने बात करी थी, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, सो इनको गिरफ्तार कर लिया था थ्रू रॉलेट एक्ट। याद रखना, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है, रॉलेट एक्ट के तहत जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी के कारण ही अमृतसर जो था, वहां का जो जालियांवाला था, यहाँ पे आप भी जा सकते हो, मतलब आप आज भी जा सकते हो, यहां पे क्या था कि लोग जो है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे बैसाखी के अगले दिन। बैसाखी आपको पता है पंजाबियों का बहुत अच्छा फेमस त्योहार है। सो बैसाखी के अगले दिन ही वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां पे जनरल डायर आया, जनरल डायर ने एक रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसके बाद बिना लोगों को कोई वार्निंग दिए उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी थी, जिसके बाद हमारा हंटर कमीशन जो है वो बैठा था। उसके बाद आर्मी को इसी के बाद, मतलब इस प्रोटेस्ट के बाद ही आर्मी को पीक पे, आर्मी को जो वापस, मतलब आर्मी को जो पंजाब में बुला लिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ गांधीयन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गांधी जो है उसको यहाँ पे आया गया था। उसके बाद ही खिलाफत, इसके बाद क्या बोलते हैं, जलियांवाला के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, जो कि जिसके बारे में मैंने बताया कि दिस वाज द फर्स्ट सो लार्ज मूवमेंट, स्केल एंड नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन, काफी बड़ा पार्टिसिपेशन था ये, जहां पे बच्चों ने अपने स्कूल जाना छोड़ दिए थे। टीचर्स जो नौकरी करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, उन लोगों ने अंग्रेजों के मतलब कॉलेज जाना, स्कूल जाना, वो सब कुछ बंद कर दिया था। उसके बाद इन सब के बाद ही, उसके बाद मैंने बोला था कि 1 करोड़ जो है गांधी जी ने डिमांड किया था, मतलब एक्सपेक्ट किया था कि इतना करोड़ जो है, 1 करोड़ जो है वो हम चंदा उठाएंगे। वहां पे 1 करोड़ की जगह पे उन्होंने 3 करोड़ का चंदा मिला था। ध्यान रखना, 3 गुना चंदा मिला था। उसके बाद ही क्या हुआ, आपका चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया, इसके बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद इस मूवमेंट को यहाँ पे खत्म कर दिया गया और गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, सो जलियांवाला, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, हंटर कमीशन जो है अगेन कंडेम किया, शायद डायर को शायद वहां से हटा भी दिया गया था पंजाब से, उन्हें शायद वापस कर दिया गया था। हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखना कि उधम सिंह ने जिस डायर को मारा था, याद रखना, उधम सिंह, उन्होंने जिस डायर को मारा था, दैट वाज नॉट दिस डायर। ये वो डायर नहीं थे, ये वो दूसरे डायर थे।
ठीक है, जिनको रिटायरमेंट के शायद अगले दिन या कुछ मारा था, क्योंकि याद रखना दिस हैपेंड इन 1913, उसके काफी टाइम बाद आई थिंक 1938 या 34 के अबाउट जो है उधम सिंह ने मारा था इसको, डायर को। सो दैट डायर वाज डिफरेंट, सो देयर वाज अ प्रॉपर टाइम स्केल। उतने टाइम के बाद उधम सिंह ने जाके ब्रिटेन में डायर को मारा था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। अगर कहीं पे कुछ डाउट हो या कुछ हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर, आप टेक्स्ट कर दो मेरे को 8800126374। नोट्स वगैरह कुछ चाहिए यूपीएससी से रिलेटेड तो यू कैन टेक्स्ट मी, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए, ध्यान से सुनना, आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए, सो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, ऑन द सेम नंबर, और नंबर पे टेक्स्ट भी कर सकते हो 8800126374। और किसी तरह के सब्सक्रिप्शन में आपको 10% अगर ऑफ चाहिए अनअकैडमी पे तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड LIVE AMIT10, LIVE ठीक है, लाइव AMIT, लाइव फॉर लाइव क्लासेस, MIT अमित मेरा नाम है, 10 मतलब 10% ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतलब कोई भी जो कोर्स है, कोई भी कोर्स जो रन हो रहा है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे कैट का हो, चाहे आईआईटी जैम का, CSIR नेट का हो, तो वहां पे ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सो हाँ, और यहाँ पे क्या, तो लाइव क्लासेस होती है, ध्यान रखना लाइव क्लासेस होती है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में लेने वाला हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं अगले किसी क्लास में, तब तक टाटा, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।